Hello friends, welcome to UXIS. My name is प्रणव सिंह और आज जो हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे वो पॉलिटी करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इससे पहले वीडियोस आ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स। तो करंट अफेयर्स का जो भी सेक्शन है जो हमेशा न्यूज़ में रहता उसे हम डिस्कस करेंगे और UXIS के प्लेटफॉर्म पे वो आपको डिस्कशन मिलते रहेगा। तो आज जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 142। क्यों इतना न्यूज में रहा? क्योंकि आपको पता है जब जुडिशरी कुछ ऐसा एक्टिविज्म, जुडिशरी ओवररीच, जुडिशरी रिस्ट्रेंट की जब भी बात होती है तो वो हमेशा न्यूज में आ जाता है। और ये न्यूज में आने का कारण था द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बाय टू जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग तमिलनाडु स्टेट वर्सेस गवर्नर के बीच में जो क्लैश चल रहा था फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था। ये जो चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं, ये वहीं से ये डिबेट शुरू हुआ है कि आर्टिकल 42 जिसमें संविधान में कंप्लीट जस्टिस की जो बात की गई है, पर ये डिबेट शुरू इसलिए हुआ रिगार्डिंग द न्यूक्लियर मिसाइल। ये न्यूक्लियर मिसाइल का टर्म यूज किया गया रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, या जो प्रीवियस आर्टिकल का जो यूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि दिस कंप्लीट जस्टिस जो आर्टिकल 142 यूज किया गया फ्रॉम दिस, जो भी डिस्कशन था, जो भी इंपॉर्टेंट क्लैश था, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नर, वहां पे ये न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज होगा। न्यूक्लियर मिसाइल मींस दैट एक्ट एज ए न्यूक्लियर मिसाइल टू डीस्टेबल द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। और हम जब जुडिशरी ओवर रिच की बात करते हैं, जुडिशियल ओवर रिच की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर टर्म क्यों यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो ये सारा जो चीज समझने के से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड समझना होगा रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आपने पढ़ा होगा द इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है एंड सेपरेशन ऑफ पावर इज आल्सो अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर। अब सेपरेशन ऑफ पावर की जब भी बात किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसे ब्रॉडली नहीं एक्सप्लेन किया गया। सो मेनी इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हर ऑर्गन को, हर जो बॉडीज है उसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके पावर्स को। तो जब हम बात करते हैं द थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेटिक का जो हमारा स्ट्रक्चर है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पहला लेजिस्लेटिव, second one is the judiciary and the third one is the executive। तो जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, ये पहला ऑर्गन है। सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हर ऑर्गन का अपना अपना रोल है, अपना अपना पावर है, और इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। जब हम ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, इट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से द इंपॉर्टेंट वर्ड जो यूज होगा, डिवीजन ऑफ पावर। हर पावर को एक तरीके से पावर ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब लेजिस्लेटिव का क्या काम है? टू मेक लॉ, मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का टू इंप्लीमेंट लॉ, एंड जुडिशरी टू इंटरप्रेट लॉ। ये बेसिक जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस। संविधान जब आप पढ़े होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 142 गिव द स्पेशल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एज ए कंप्लीट जस्टिस। और ये कंप्लीट जस्टिस हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर देखा जा रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है तो देर हैव सम पावर, ऐसा कोई ऑर्गन को दिया जा रहा है, अथॉरिटी को, एपेक्स कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि अंडर आर्टिकल 142 आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज में इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले बताया आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट केस आया इन द सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु का बहुत लॉन्ग टर्म कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स थे जो पेंडिंग थे, गवर्नर उसको एसेंट नहीं दे रहे थे।
तो आपको भी पता है कोई भी लॉ बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। जैसे मानकर चलिए एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ हाउस में, वन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस। अब ये बिल लॉ तभी बनेगा जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर इसे एसेंट नहीं दे देते। तो एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, देयर आर सो मेनी बिल्स, अराउंड 12 बिल्स वाज इंट्रोड्यूस इन द हाउसेस ऑफ स्टेट, जो इनका लेजिस्लेचर था तमिलनाडु में, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पा रहा था गवर्नर का, एंड गवर्नर सेंट दिस बिल टू द रिव्यू प्रेसिडेंट के पास। तो ये जो लॉन्ग टाइम पेंडिंग था, इस जो क्राइसिस था, एक तरीके से इसको रिजॉल्व करने के लिए तमिलनाडु मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वहीं पे ये कंप्लीट जस्टिस को लेकर न्यूज में आया और चर्चा बनती रही। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टैंड कि ऐसे तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेसी वर्क है, वो रुक सकता है, और आप जो टसल बना हुआ है फ्रॉम द सेंटर और स्टेट, ये और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रक्चर था, वो एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इस चीज को, इस वैक्यूम को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज आर्टिकल 142 कंप्लीट। तो जो 12 बिल थे वो पास नहीं हो रहे थे फ्रॉम द गवर्नर। जब बिल पास नहीं हो रहे थे तो तमिलनाडु मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उन्होंने लगा कि गवर्नर के पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है बिल को पास करने के लिए। वो भी आपने पढ़ा होगा अंडर आर्टिकल 200। अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर्स हैव सम पावर्स कि वो बिल को होल्ड कर सकते हैं, बिल को एसेंट दे सकते हैं, या बिल को मूव कर देंगे प्रेसिडेंट के पास टू रिव्यू। तो ये जो फ्रेम है, यहां पे कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कारण वैक्यूम बन गया है टू इंप्लीमेंट द लॉज। और ये पहली बार ऐसा चीज नहीं हुआ है तमिलनाडु, और भी स्टेट से, जैसे केरला भी सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, पंजाब भी मूव किया था। तो ये जो दिक्कत तब आता है, देन वी हैव टू डिफरेंट पावर्स इन द सेंटर और स्टेट। तो ये क्लैश होता है, क्लैश ऑफ पावर होता है। तभी मैंने कहा कि दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मूव इनटू द कॉम्पिटिटिव। और ये जो पूरा सिनारियो है, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस वैक्यूम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया, और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन निकल कर आया, एंड दिस इंपॉर्टेंट जजमेंट एक्ट एज ए लैंडमार्क जजमेंट। अब वहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आया? सुप्रीम कोर्ट हैड स्टडीड ऑल थिंग। उन्होंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन किया। सबसे पहला कि गवर्नर का जो रोल होता है, एक्ट एज ए गाइड एंड फिलोसफर, गाइड एंड फिलोसफर, not act as a central agent। उन्होंने बहुत तीखा टिप्पणी किया रिगार्डिंग द गवर्नर रूल, कि आपका काम है गाइड करने का, फिलोसफर रोल करने का, कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हो, डेमोक्रेटिक ड्यूटीज को सही से चल रहा है कि नहीं, ना कि आप एक तरीके से इस चीज को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में बदल। फिर उसके बाद और स्टेटमेंट्स निकल कर आया, इंटरप्रिटेशन निकल कर आया, कि आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर बिल को साइन करना, एसेंट देना होगा। द टाइम फ्रेम रिगार्डिंग बिल। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहला कोई बिल है जो लॉ बना है विदाउट द एसेंट ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट। और वो कैसे बना? थ्रू दिस आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दो बेंच जज थे, उन्होंने यहां पे कंप्लीट जस्टिस यूज किया, और दे गिव द एसेंट टू द बिल। और फर्स्ट टाइम, अगेन आई एम सेइंग द फर्स्ट टाइम, बिल पास विदाउट द एसेंट ऑफ गवर्नर। क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि कैसे बिल लॉ बनता है, इसी बीच में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुआ। तो ये जो यूज किया गया है, इसी को लेकर वाइस प्रेसिडेंट
एक इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे थे इन द राज्यसभा इंटर्न को लेकर, उन्होंने कहा कि 142 एक्ट एज ए न्यूक्लियर मिसाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू गवर्न गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रिगार्डिंग बिल कि कब साइन करना है, कैसे साइन करना, क्योंकि वो बेसिक जो स्ट्रक्चर बना हुआ सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर उसको वो डाइल्यूट कर रहे हैं. एवरी ऑर्गन हैज डिफरेंट पावर, और जो चेक एंड बैलेंस है उसको भी आप एक तरीके से हैम्पर कर रहे हैं. Not Vice President of India. So many scholar thinkers that this is the judicial overreach. Overreach. And now this judicial overreach or judicial activism, एक school of thought कह रहा है this is the judicial activism, और एक school of thought कह रहा है कि this is judicial overreach. Because both को आप separate कीजिएगा, एक thin line का difference है, judicial activism और जुडिशियल ओवररीच. अगर ऐसा कोई लॉ बना रहे जिसमें जुडिशरी को लगता है कि नहीं उनको एक्टिवेट करना होगा, उनको एक्टिव पार्ट रोल प्ले करना होगा, तो हम कह सकते हैं दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशरी केम फॉरवर्ड एंड मेक ए स्ट्रॉन्ग लॉ रिगार्डिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसको लेकर पार्लियामेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले. उसका बेस्ट एग्जांपल है द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट बिल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इससे पहले कोई कानून नहीं था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट लॉ लाया. उन्होंने कहा कि ये होगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर नहीं आता. और कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट केस है जहां पे दिस लाइन, दिस लक्ष्मण रेखा क्रॉस बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशियल ओवररीच में कन्वर्ट हो जाता. तो सो मेनी स्कॉलर्स थिंक कि सुप्रीम कोर्ट हैड क्रॉस दिस लक्ष्मण रेखा एंड मूव इनटू द जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि वो एक्ट की है एक सुपर लेजिस्लेटिव पावर की तरह, सुपर पार्लियामेंट की तरह. उनका काम है इंटरप्रेट करना, ना कि लॉ कोई भी बिल को एक तरीके से एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना. तो ये जो डिस्कशन हुआ, क्या ये सही है कि आप इसे कंप्लीट जस्टिस है? लेकिन ये बात भी तो सही है कि ये जो गवर्नर और स्टेट सेंटर के बीच में जो टसल चलता है, जिसके कारण एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा जो पॉलिसी पैरालिसिस, स्कीम पैरालिसिस होता है. तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता फॉर प्रीलिम्स एज वेल मींस हाउ वी कैन मैनेज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां पे संविधान ने 142 का पावर दिया, वहीं पे आर्टिकल 200 में 200 में गवर्नर को भी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है. तो ये जो जुडिशियल ओवररीच और कंप्लीट जस्टिस की जब हम बात कर रहे थे, तो नॉट फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट दिस आर्टिकल 142. ऐसे बहुत सारे केसेस है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ. लगभग एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 1500 केसेस में सुप्रीम कोर्ट हैज इंप्लीमेंटेड दिस कंप्लीट जस्टिस. और ये एक रिपोर्ट आया था इन 2024 IIM अहमदाबाद का. जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे, सबरीमाला केस जजमेंट में उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि दिस आर्टिकल 142 एक्ट एज ए कामधेनु, कि जब चाहे आप इसको यूज कर सकते हो रिगार्डिंग दिस, क्योंकि उसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और एक तरीके से जो भी ऑर्गन्स थे उनके बीच में क्लैश चल रहा था. वहां पे थोड़ा सा कल्चर ट्रेडिशन को लेकर, लेकिन नेचुरल जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस की बात था. एक इंपॉर्टेंट केस था आफ्टर द डिमोनिटाइजेशन, एक केस था विजय शर्मा का. उन्होंने यहाँ पे कहा था कि आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट को यूज करना चाहिए, और जो मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन का, उनको एक्सेस मिलना चाहिए पुराने नोट यूज करने का, और माइनॉरिटी चाहे तो वो जो प्रोविजन बना है उसको वो इम्प्लीमेंट करे. और उन्होंने उसमें रिक्वेस्ट किया था आर्टिकल 142. तो देयर आर सो मेनी केसेस. भोपाल गैस ट्रेजेडी में वहां पे भी कंप्लीट जस्टिस यूज किया गया था. तो आप यहां पे ये कह सकते हैं व्हेन दिस टाइप ऑफ एक्ट डन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है. तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिगार्डिंग द जो विक्टिम थे उनको कंपनसेशन देने को लेकर यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 का यूज किया. तो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट केसेस जहां पे आप इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं. बट द डिबेट इज गोइंग रिगार्डिंग द
कि कंप्लीट जस्टिस एक तरीके से आर्टिकल 142 इन दिस मैटर तमिलनाडु वाले में सुप्रीम कोर्ट एज ए सुप्रीम पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज सुपर पार्लियामेंट, सुपर पार्लियामेंट, अंडरस्टैंड। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और दिस टाइप ऑफ डिबेट जब रहता है तो इसको लेकर यूपीएससी में पक्के से एक सवाल तो मेंस का भी बनता और प्रीलिम्स को भी बनता है। प्रीलिम्स में आर्टिकल 142, क्योंकि करंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो हमने इस इंपॉर्टेंट चीजें को समझा कि हाउ दिस आर्टिकल 142 एक्ट एज ए कंप्लीट जस्टिस, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन से समझा, एंड कहां पे इस चीज को न्यूक्लियर मिसाइल क्यों कहा जा रहा। ये तो हमेशा आप देखेंगे टसल तो रहता है, क्योंकि जो मैंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है वहां पे हर का एक इंपॉर्टेंट पावर को डिफाइन किया गया है। और जब हम चेक एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, every have some important function, every have some important function, and every organ check, हर को एक दूसरे चेक कर सकता है, एंड दिस इज द चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। जैसे लेजिस्लेटिव का जो उसको एग्जीक्यूटिव कर सकता है, जैसे ऑर्डिनेंस ला के अगर हमें लेजिस्लेटिव को चेक करना, उसको कंट्रोल करना, तो थ्रू द ऑर्डिनेंस पावर अंडर आर्टिकल 123 या 213। अगर लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव को चेक करना है तो थ्रू द कॉन्फिडेंस मोशन, थ्रू द क्वेश्चन आवर। लेजिस्लेटिव चाहे तो पूरे एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकती है। वैसे ही अगर एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी को चेक करना है तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जुडिशरी को चेक करना है एग्जीक्यूटिव को तो थ्रू द इंपॉर्टेंट जुडिशियल ओवरव्यू, judicial activism, judicial review. So this check and balance is very important, where every organ, every body define their important roles. और इससे बाहर कोई भी जाते हैं तो आप कह सकते हैं it will be convert into the pseudo democracy or arbitrary form of a structure. तो ये जो न्यूज है कंप्लीट जस्टिस को लेकर, क्यों इतना न्यूज में रहा, इसलिए क्योंकि यहां पे अब सवाल उठता है कि हाउ द ऑर्गन्स हैव वेल डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये 2 जज बेंच का डिसीजन था, हो सकता है आने वाले समय में इसको चैलेंज किया जाएगा, एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस वर टेकन बाय मोर स्ट्रेंथ ऑफ बेंच, 5 लोग बैठेंगे, देन वी डिसाइड कि ये जो गवर्नर वाला जो प्रोविजंस डाला गया विदाउट द एसेंट ऑफ गवर्नर, फर्स्ट टाइम बिल पास्ड। टाइम फ्रेम को लेकर बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम फ्रेम दे सकती है? इस पे तो आने वाले समय में हम देखेंगे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आ सकते हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस जजमेंट भी देखा। और ये जो पूरा हॉट डिबेट बना रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट, उनका स्टेटमेंट के बाद लक्ष्मण रेखा, द न्यूक्लियर मिसाइल, सुप्रीम कोर्ट को लेकर और भी सवाल उठने लगे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक तरीके से अलग रोल प्ले कर रही है, डिस्टरबेंस और ये सारा शब्द आने लगा। लेकिन एक तरफ ये भी देखिएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर का कि बिल को अब पास करे, और जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए गाइड एंड फिलोसफर, कोई पैरालिसिस हो, बिल पैरालिसिस ना हो, स्कीम पैरालिसिस, उसमें भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। हु विल प्ले एक्ट एज ए बैलेंस बिटवीन दिस गवर्नर और स्टेट, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया। तो आपको हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रिटिकली एनालिसिस करना होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा वीडियोस भी है हमारे UXIS में, जुडिशियल डिस्प्यूटिज्म को लेकर बात किया गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड थिंक एवरीथिंग कि क्या हो रहा है, कैसे चीजें देखा जा रहा है, किस एंगल से हमें सोचना है, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन आएगा बड़ा स्पेसिफिक और बहुत ही आपको ब्रॉडली पूछा जाएगा, और आपके कम शब्दों में आपको लिखना। आई एम होप कि आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, द सेपरेशन ऑफ पावर एंड दिस चेक एंड बैलेंस कंसेप्ट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ये न्यूक्लियर मिसाइल है यार, क्या होना चाहिए। पंजाब का केस हुआ या तमिलनाडु का द लेटेस्ट वन, केरला में, वेस्ट बंगाल में, जब भी सेंटर और स्टेट के पावर डिफरेंट होते हैं,
आपने दिल्ली का भी देखा होगा, इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, देयर ऑलवेज क्लैश। तो ये चीज हमें समझना होगा टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल 142 complete justice और ए न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम एवरी स्कूल ऑफ थॉट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स थिंकर्स। क्या सोचते, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है और जुडिशियल ओवररीच। तो आप अच्छे से चीज को पढ़े, बाकी जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं वी विल डिस्कस एवरी टॉपिक रिगार्डिंग द इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटी या कोई भी होगा करंट अफेयर। और आप देख रहे होंगे डे बाय डे UXIS पे सारा चीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रीलिम्स मेंस हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। अगर आप इस चीज से आप जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें आप इस चैनल को, लाइक करें, और टेलीग्राम पे आप UXIS के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। द एवरी रिसोर्सेज इज फ्री रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल UXIS। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।